Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 11 May 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, which of the following blood study results would the nurse expect as most likely when caring for a child with iron deficiency anemia? किसी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, इस बच्चे की आप एज अ नर्स केयर कर रहे हैं, इस बच्चे के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है? ऑप्शंस आर: इंक्रीज हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी नॉर्मल हेमाटोक्रिट, ऑप्शन सी डिक्रीज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ऑप्शन डी नॉर्मल टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. यहां पर हम डिक्रीज्ड मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम को प्रायोरिटी देंगे. ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं. एनीमिया शब्द का मतलब होता है किसी भी पर्सन के ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना. हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उस पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है. अगर पर्सन की बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज तक पहुंच नहीं पाएगी और पर्सन में बहुत ही थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद ही थकान होने लगेगी. दिस इज द एनीमिया कंडीशन. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर क्या होता है. जब भी किसी पर्सन में एनीमिया होगा तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम हमेशा आयरन, विटामिन B9 जिसे आप फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, और विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है. ये तीनों ही चीज़ें ब्लड में मौजूद आरबीसीज के फॉर्मेशन और इनके मैचुरेशन के लिए आवश्यक हैं. इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ कम हो जाए तो आरबीसी ना तो प्रॉपर तरीके से बन पाएंगी और ना ही मैच्योर हो पाएंगी. इसलिए आयरन की कमी यदि पर्सन में है तो इस पर्सन के अंदर आरबीसी की जो फॉर्मेशन है, हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है, वो प्रभावित हो जाएगी. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है मुख्य रूप से 6 महीने की उम्र से लेकर 3 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस एज ग्रुप में देखा जाता है, तो आप बताएंगे 6 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स ऑफ एज के बच्चों में इसे ज़्यादातर हम देखते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं. प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, याद रखिएगा. माइक्रोसाइटिक शब्द का मतलब है कि आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल से कम होगा. नॉर्मली 7 माइक्रोन साइज की आरबीसी होती हैं, लेकिन आयरन की कमी के कारण आरबीसी का जो साइज है वो 7 माइक्रोन से कम होगा. साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक होगा. हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल से कम होगी. हाइपोक्रोमिक का मतलब है लेस पिगमेंटेड, और यहाँ पर पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन है. आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के कारण ही होता है. अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और
हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका मतलब आयरन की कमी है। तो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का यदि हमें एस्टिमेशन करना है तो इसके लिए मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को चेक किया जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम जो है हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में डिक्रीज्ड मिलेगा, इसलिए हमने इस आंसर को सही माना है। इसके अलावा याद रखिएगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम डिक्रीजेस इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse is caring for a client with an undescended testicles. The nurse teaches the client that the main reason why the testicles are suspended into the scrotum is to. एज अ नर्स आप उस पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसके जो टेस्टिस हैं वो अनडिसेंडेंट हैं, यानी कि स्क्रोटम सैक के अंदर टेस्टिस नहीं है, स्क्रोटम सैक खाली है। आप इस पेशेंट को ये बताना चाहते हैं कि जो स्क्रोटम में टेस्टिस पाए जाते हैं वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, स्क्रोटम में ही क्यों पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ यूरिन, स्पर्म्स को यूरिन की एसिडिटी से बचाने के लिए। ऑप्शन बी, फैसिलिटेट द पासेज ऑफ स्पर्म थ्रू द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से स्पर्म इजीली बाहर निकल सके। ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर, स्पर्म को एब्डोमेन के हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए। ऑप्शन डी, फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनके मैचुरेशन को पूरा करने के लिए। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स सी द रैशनल। जिन मेल्स के अंदर टेस्टिस डिसेंट नहीं होते हैं, यानी स्क्रोटम खाली होता है उसमें टेस्टिस नहीं होते, इस कंडीशन को हम क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानते हैं और इस टर्म को प्रीवियसली पूछा भी गया है। अगर किसी मेल में एक टेस्टिस अनडिसेंडेंट हो तो इसे हम यूनिलैटरल क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानते हैं, और अगर दोनों टेस्टिस नहीं डिसेंट हो पाए हैं तो इसे बाइलैटरल क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानते हैं। अब क्यों हमारी बॉडी में टेस्टिस जो है बॉडी से बाहर स्क्रोटम सैक में रहते हैं, इसका कारण सुनिएगा। हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो स्पर्म्स के प्रोडक्शन और मैचुरेशन के लिए सही नहीं माना जाता। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तुलना में लगभग 3 डिग्री कम होता है, और इस टेम्परेचर पर स्पर्म्स जो हैं प्रॉपरली मैच्योर हो पाते हैं। इसलिए नेचर ने स्क्रोटम सैक को बॉडी से बाहर रखा है और यहीं पर टेस्टिस को रहते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्सीन फेलियर इज, वैक्सीन फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मैटरनल डिराइव्ड एंटीबॉडीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। The right answer is option C, maternal derived antibodies. Let's see the rationale. Maternal antibodies derived from colostrum are well known cause of vaccine failure.
These antibodies in circulation may neutralize or remove the antigen before it can induce an immune response. जब भी हम किसी पर्सन को या किसी बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन के द्वारा हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ का जो कॉज होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को कम करके एडमिनिस्टर कर देते हैं। अब ये कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसे आइडेंटिफाई करके बॉडी से बाहर करने के लिए इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। एंटीजन एक तरह से घुसपैठिया है या एक बाहरी तत्व है जो हमें बीमार करने आया है। बॉडी ने इसे आइडेंटिफाई किया और इससे लड़ने के लिए सैनिक तैयार किए, सेना तैयार की, जिसे हमने एंटीबॉडी नाम दिया। अब ये एंटीबॉडी जाकर इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं और ये डिजीज़ हमें भविष्य में भी नहीं होता। अब जैसे ही हम किसी बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन देने के बाद बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है, कोलेस्ट्रॉम ले रहा है, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए मौजूद होता है, यानी एंटीबॉडी ए मौजूद होता है। ये एंटीबॉडी क्या करता है, जैसे ही वैक्सीन का एंटीजन बॉडी में बच्चे के पहुंचा, ये तुरंत इसे आइडेंटिफाई करता है और इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एंटीजन बच्चे की बॉडी को मौका ही नहीं देता कि वो उसे आइडेंटिफाई करके खुद से एंटीबॉडी तैयार कर पाए। इसी वजह से ये माना जाता है कि वैक्सीन फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है मैटरनल डिराइव्ड एंटीबॉडीज़, जो कि बच्चे को कोलेस्ट्रॉम यानी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी इन इंडिया इज। भारत में नियोनेट्स की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? डायरियल डिजीज, कंजेनाइटल एनोमलीज, बर्थ इंजरीज, लो बर्थ वेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लो बर्थ वेट बेबीज। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें भी हम क्लियर करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज प्रीटर्म बर्थ, लो बर्थ वेट एंड प्री मैच्योरिटी। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नियोनेटल मॉर्टिलिटी किस उम्र के बच्चे की मृत्यु को कहा जाता है। नियोनेट का मतलब है कि जन्म के बाद 28 दिन तक का बच्चा नियोनेट कहलाता है। अगर जन्म के बाद पहले 28 दिनों में बच्चे की मृत्यु हो रही है तो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण यहाँ जो होगा वो होगा प्री टर्म बर्थ, यानी बच्चे का टर्म प्रेगनेंसी से पहले ही डिलीवर हो जाना। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है जब प्रेगनेंसी 37 वीक्स को कंप्लीट कर ले उसके बाद बच्चे की डिलीवरी होना, या यूँ कह सकते हैं अगर बच्चे का जन्म 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी से लेकर 42 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बीच होता है तो हम इसे टर्म बेबी के नाम से जानते हैं, और अगर इससे पहले होता है तो ये प्रीटर्म बेबी कहलाएगा, और 42 वीक्स के बाद होता है तो इसे हम पोस्टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। और सिंपल सी चीज़ है कि बच्चा यदि प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा होने से पहले ही डिलीवर हो गया है तो वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा, इसके जो ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर नहीं होंगे, साथ ही साथ उसका वजन जो कि लगभग 2.5 किलो के आसपास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इस ऑर्गन्स के मैच्योर ना हो पाने के कारण और वजन के कम होने के कारण जैसे ही बच्चा यूट्रस से बाहर निकलेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा, तो वो खुद को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर उसकी डेथ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि नियोनेटल मॉर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या होगा तो आप बताएंगे प्रीटर्म बर्थ, और प्रीटर्म बर्थ ऑप्शन में ना दिया हो तो वहाँ पर यदि आपको लो बर्थ वेट दिखे या प्री मैच्योरिटी दिखे तो दोनों में से किसी को भी आप सही कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि नियोनेटल पीरियड को तो हमने जान लिया कि ये 28 दिनों का समय होता है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ली नियोनेटल एज के अंदर बच्चे की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अर्ली नियोनेटल पीरियड का मतलब होता है जन्म से लेकर पहले 7 दिनों का समय। अगर इस दौरान बच्चों की जो मृत्यु होती है उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्री मैच्योरिटी और कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज का मतलब है जन्मजात विकृति, यानी बच्चे का बॉडी पूरी तरह से बन नहीं पाया है, कोई ऑर्गन नहीं बन पाया है या कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो ये सभी कंजेनाइटल एनोमलीज में इंक्लूड किया जाएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लेट नियोनेटल मॉर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आप बताएंगे डायरिया एंड टिटनस। लेट नियोनेटल मॉर्टेलिटी का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 7 से 28 डेज के बीच का। 7 दिन के बाद से लेकर 28 दिनों तक बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो होता है डायरिया और टिटनस। टिटनस को हम 8th डे डिजीज के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट एनाइन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड? आपको बताना है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनाइन कौन सा है। ये आपकी सेल है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है सेल से बाहर। सेल से बाहर कौन सा एनाइन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शंस आर सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट या क्लोराइड। The right answer is option D, it is chloride. प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, लेकिन इन दिनों जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन कम पूछा जा रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो अक्सर कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है वो होता है एनाइन और कैशन प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनाइन कौन सा है, तो आप बताएंगे क्लोराइड। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन कौन सा है, तो आप बताएंगे सोडियम। ये सेल है, इस सेल के बाद सोडियम जो कि कैशन है पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोराइड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है एनाइन कहलाता है। ये दोनों ही चीज़ें सेल से बाहर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसे याद रखने के लिए आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं NaCl। NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, यानी टेबल सॉल्ट, जो नमक आप खाने में यूज़ करते हैं। इस तरह से इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की। इंट्रासेल्यूलर शब्द से आप परिचित होंगे कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, एनाइन और कैशन दोनों में। तो सेल के अंदर जो एनाइन है वो होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट इज़ द एनाइन। और फिर कैशन की बात की जाए तो वो होता है पोटेशियम। Potassium is a major cation and phosphate is a major anion. Both are found into the intracellular fluid. Next question. Blood vessel that extends and branches out from an artery and leads to capillaries. आपको उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो कि आर्टरी से निकलती है और कैपिलरी से जुड़ती है। आर्टरी से निकलकर कैपिलरी को जोड़ने वाली ये जो ब्लड वेसल है इसे आप किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। वेन्यूल, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज या SMOU।
The right answer is option B, it is arterioles. ब्लड सर्कुलेशन जो है एरोटा से शुरू होता है और एरोटा जो है सबसे बड़ी आर्टरी है जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इंचेस तक होता है, सॉरी 1 इंचेस तक होता है, 2.5 सेंटीमीटर्स तक होता है। ये आर्टरी अपनी छोटी ब्रांच में डिवाइड होती हैं, ये आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं। दिस इज कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। अब ये आर्ट्रियोल्स जो हैं कैपिलरीज से जाकर जुड़ जाती हैं और कैपिलरी सबसे बारीक ब्लड वेसल्स मानी जाती हैं। अब ये कैपिलरी जो है वेन्यूल्स में जाकर खुलती हैं और ये वेन्यूल्स जो हैं आगे वेन्स में जुड़ती हैं। इस प्रकार से ये पूरा सीक्वेंस होता है, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the highest temperature is recorded in morning and lowest temperature in the evening, this kind of fever is known as। किसी पेशेंट का आपने टेम्परेचर चेक किया, मॉर्निंग में तो आया बहुत ज़्यादा हाई और इवनिंग में आया लो, तो इस प्रकार का जो फीवर है या टेम्परेचर चेंज है इसे आप किस नाम से जानेंगे? इन्वर्स फीवर, लाइसिस, क्राइसिस या इंटरमिटेंट फीवर। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वाइटल साइंस और वाइटल साइंस में टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इनवर्स फीवर। इन इनवर्स फीवर टेम्परेचर राइजेज इन मॉर्निंग रेदर देन इन इवनिंग। नॉर्मली जब पेशेंट मॉर्निंग में सोकर उठता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर लो रहता है और इवनिंग होते होते टेम्परेचर हाई मिलता है मॉर्निंग की तुलना में। लेकिन इन्वर्स फीवर वह कंडीशन है जिसमें उठने के बाद जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा जबकि इवनिंग का टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो होगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स फीवर। इन्वर्स का मतलब ही उल्टा होता है। लाइसिस मीन्स फॉल इन टेम्परेचर इन जिगजैग मैनर। लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ह्रास होना, कमी होना। अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर इस प्रकार से जिगजैग मैनर में डाउन हो रहा है तो इसे आप लाइसिस कहेंगे। क्राइसिस टेम्परेचर या क्राइसिस फीवर भी आपसे एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया है। क्राइसिस का मतलब है कि किसी पेशेंट को हाई फीवर था और थोड़े समय बाद अचानक से टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाता है, तो टेम्परेचर के इस सडन चेंज को, हाई टेम्परेचर से सडनली टेम्परेचर का नॉर्मल होना, इस प्रकार के फीवर को हम क्राइसिस के नाम से जानते हैं। रिमिटेंट फीवर refers to a fever pattern in which temperature varies during each 24 hours period but never reaches normal। रिमिटेंट फीवर का मतलब है कि 24 घंटे का जब हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो इस पूरे 24 घंटे में टेम्परेचर जो है बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, लेकिन कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिमिटेंट फीवर। Next question, which part of brain controls and integrates the activities of autonomic nervous system? हमारे ANS की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम किसका है? मिड ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। The right answer is option C, it is hypothalamus। ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट का काम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना। हाइपोथैलेमस, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। हाइपोथैलेमस
टोटल 6 इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिनमें ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या इसे आप सोमेटोस्टेटिन के नाम से भी जानते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब है जब हाइपोथैलेमस इस GHIH हार्मोन का सिक्रीशन करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इंफॉर्मेशन जाती है कि अब आप ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन रोक दीजिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सिक्रीशन रोक देती है। जैसे ही रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, तो इससे रिलेटेड ग्लैंड को ये इंफॉर्मेशन जाती है कि अब हमें इस हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू करना है, सिक्रीशन शुरू करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती थी, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड है जिसके द्वारा रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि एज अ ऑर्डर होते हैं कि अब हमें ये सिक्रीट करना है, अब हमें इसे इनहिबिट करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को सिक्रीट करने के अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और थर्स्ट सेंटर हो, ड्रिंकिंग और फीडिंग हैबिट्स हो, इन सभी को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 40 years old male patient complaining of chronic progressive mental deterioration is admitted to unit. The nurse recognized that these characteristics indicate a disease that result in degeneration of basal ganglia and cerebral cortex. The disease is called। एक 40 साल का पर्सन आपके पास आकर कहता है कि उसकी मेंटल फंक्शनिंग जो है प्रभावित हो रही है, वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर नहीं पा रहा है। आप इन्वेस्टिगेशंस करके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डीजेनरेशन होने के कारण आए हैं। डीजेनरेशन का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो इस डिजीज़ को आप किस नाम से जानेंगे? सिंपली यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस डिजीज़ कंडीशन में बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स डीजेनरेट हो जाते हैं, डीस्ट्रक्चर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आपके ऑप्शंस हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, हंटिंगटन्स डिजीज़ या फिर गुलियन बेयर सिंड्रोम। The right answer is option C, Huntington's disease. Huntington's disease, also known as Huntington's chorea, it is inherited disorder that result in death of brain cells. हंटिंगटन्स डिजीज़ को हम हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये आनुवांशिक रोग है, इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ट्रांसमिट हो सकता है और इस डिजीज़ के अंदर पर्सन की, पेशेंट की जो ब्रेन सेल्स हैं वो डेड होने लगती हैं। हंटिंगटन्स डिजीज़ अफेक्ट द होल ब्रेन बट सर्टेन एरियाज आर मोर वनरेबल देन अदर्स। इस डिजीज़ में वैसे तो ब्रेन के सभी पार्ट्स प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ विशेष हिस्से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली टॉक्सिक नर्व गैस दैट कैन कॉज डेथ विद इन सेकेंड्स फॉलोइंग एक्सपोजर इज। आपको उस गैस का नाम बताना है जिसे इनहेल करते ही, सूंघते ही तुरंत डेथ हो जाती है। सेरीन, फ्यूरिन, डायोक्सिन या मेटफॉर्मिन।
The correct answer is sarin. सेरिन का यदि केमिकल नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे आइसोप्रोपाइल मेथाइल फॉस्फो फ्लोरिडेट। ये एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक नर्व गैस है, यानी कि जो सेरिन गैस है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। Sarin is one of the deadliest nerve gases, hundreds of times more toxic than cyanide. आपने साइनाइड के बारे में सुना पढ़ा होगा कि साइनाइड एक बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस है जिसे खाने के बाद पर्सन की डेथ होना निश्चित है। अब ये मान लीजिए आप इस साइनाइड से जो सेरिन गैस है वो 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। आपने यदि इस गैस का एक विफ लिया तो तुरंत आपके मुंह से झाग आएंगे और आप कोमा में चले जाएंगे और फिर डेथ कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक ऑन थायराइड कार्टिलेज। उस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताएं जो कि आपकी गर्दन में थायराइड कार्टिलेज के नीचे स्थित होती है। पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पीनियल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि नेक के सेंटर और बेस में लोकेटेड रहती है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन एम्ब्रियो इज। बच्चे के विकास के दौरान एम्ब्रियोनिक पीरियड में सबसे पहले कौन सी ग्लैंड बनती है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ओवरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। कंसीव करने के बाद बच्चे के स्केलेटल सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप और मैच्योर करने के लिए थायराइड ग्लैंड की आवश्यकता होती है। इसलिए एम्ब्रियोनिक पीरियड में सबसे पहले डेवलप होने वाली जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है जो कि बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की आवश्यकता भी इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर न्यूबॉर्न बेबी में थायराइड हार्मोन पर्याप्त मात्रा में ना मौजूद हो तो इससे होने वाला डिजीज़ क्रिटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरिनरी ब्लैडर इज अ। यूरिनरी ब्लैडर के शेप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पियर शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड या बीन शेप्ड ऑर्गन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पियर शेप्ड ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर जो है पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। पियर शेप का मतलब है नाशपाती जो फल आता है उसके आकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये मसल से बनी एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि यूरिन को होल्ड करती है। रिजर्वर ऑफ यूरिन के नाम से भी जानी जाती है। यूरिनरी ब्लैडर आपके पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ लेंस इनटू आई इज। आइज में मौजूद लेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? टू कनेक्ट रेटिना टू लेंस, लेंस को रेटिना से जोड़ने का। टू कनेक्ट रॉड्स टू कॉन्स, रॉड्स और कॉन्स सेल्स को आपस में जोड़ना। फोकस द लाइट रेज ऑन रेटिना, रेटिना पर लाइट रेज को फोकस करना। या फिर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस फ्लूइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हमारी आइज में मौजूद लेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि
ये लाइट रेस को रेटिना पर फोकस करता है, केंद्रित करता है, जिससे उस लाइट रेस से इमेज बनती हैं और फिर ये इमेज ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाती हैं, जहां से हमारा ब्रेन इन इमेजेस को रीड करके डिसीजंस लेता है। लेंस, आई लेंस जो है प्यूपिल और आइरिस के पीछे की तरफ सिचुएटेड रहता है। आइरिस हमारे आइज का कलर्ड पार्ट होता है जो कि मोस्टली ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीयर ग्लैंड्स? टीयर ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है। मॉइशंस द कॉर्निया, ये कॉर्निया को नम बनाए रखती हैं। डिस्ट्रॉयज माइक्रोब्स टू सम एक्सटेंट्स, ये आइस में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। ऑप्शन सी में ऑप्शन ए और बी दोनों को सही बताया गया है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। टीयर ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हमारी जो टीयर ग्लैंड्स हैं उसे हम लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से भी जानती हैं और ये हमेशा एक वाटरी सेलाइन सॉल्यूशन का सिक्रीशन करती रहती हैं, जिन्हें हम टीयर या हिंदी में आंसू बोलते हैं। ये जो टीयर हैं ये कॉर्निया को मॉइस्ट करके रखते हैं, नम बनाए रखते हैं, ड्राइनेस से बचाते हैं। साथ ही साथ इन टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, जो कि आइज में आने वाले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट इन? एडम्स एप्पल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट किस में होता है, प्रभावी किस में होता है? अडल्ट मेल में, अडल्ट फीमेल में, मेल चाइल्ड में, फीमेल चाइल्ड में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अडल्ट मेल। आइए इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। एडम्स एप्पल इज अ लैरिंजियल प्रोमिनेंस formed by the thyroid cartilage at the top of the trachea into the front of neck. एडम्स एप्पल जो है थायराइड कार्टिलेज से बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे नेक में ट्रेकिया के जस्ट ऊपर पाई जाती है। एडम्स एप्पल वुमेन की तुलना में मेल के अंदर प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एडम्स एप्पल को मेल्स के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग अ पेशेंट फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर फॉलोइंग कार्डियक सर्जरी मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज? ओटी से कार्डियक सर्जरी के बाद पेशेंट को रिसीव किया गया, इस पेशेंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, कनेक्ट द पेशेंट टू कार्डियक मॉनिटर। ऑप्शन बी, एंश्योर पेटेंट एयरवे। ऑप्शन सी, चेक वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट। ऑप्शन डी, स्टार्ट द मेडिकेशन एंड आईवी फ्लूइड्स। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस लगभग सभी नर्सिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपने एक बार समझ लिया, याद कर लिया, तो ये हमेशा आपका एक क्वेश्चन सही होने वाला है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंश्योर पेटेंट एयरवे। किसी भी पेशेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद, सर्जरी के बाद, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के अंदर
सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी रहती है कि पेशेंट की सांसें चलती रहनी चाहिए, यानी कि उसके एयरवे में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए और लगातार पेशेंट सांस लेते रहना चाहिए ताकि उसकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचती रहे और उसकी डेथ ना हो। अगर सांस चलती रहेगी तो पेशेंट को हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रायोरिटी इंटरवेंशन में हमेशा पेशेंट का एयरवे इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज रिसेंटली डायग्नोस्ड विद मेटास्टैटिक लंग कैंसर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम हिम? किसी पर्सन को अभी पता चला कि उसे लंग कैंसर है और ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। जैसे ही पेशेंट को ये पता चलेगा तो उसमें कौन सा एक्सपेक्टेड रिएक्शन होगा? डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिनाइल। इस क्वेश्चन के अंदर कुबलर रॉस के ग्रीफ प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना था। आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कुबलर रॉस स्टेज ऑफ ग्रीफ प्रोसेस, द फर्स्ट रिएक्शन विल बी डिनाइल। द पेशेंट वॉन्ट इज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज हैविंग मेटास्टैटिक लंग कैंसर। जैसे ही पेशेंट को ये पता चला कि उसे लंग कैंसर है तो सबसे पहले वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये रिपोर्ट गलत है, टेस्ट सही नहीं हुआ, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता। ये सभी बात उसके द्वारा कही जाएंगी। ये कुबलर रॉस के स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की फर्स्ट स्टेज है। रिमेनिंग स्टेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। कुबलर रॉस द्वारा जो ग्रीफ रिएक्शन होती है उसे 5 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया था, जिसे याद रखने के लिए आप दाब द मिनेमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिक के थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे ही पेशेंट को कोई ग्रीफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो सबसे पहले उसे डिनाई करेगा, यानी वो कहेगा कि मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी रिपोर्ट गलत है। उसके बाद पेशेंट को गुस्सा आता है, वो एंगर करता है। फिर पेशेंट बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है कि हे भगवान, मुझे ये चीज़ हो गई है, आप मेरी मदद करो, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये सब कर दूंगा। तो वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है। फिर जब कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखाई देते तो फाइनली पेशेंट डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है और फिर आखिरी में पेशेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसमें ये डिजीज़ है। तो इस प्रकार से 5 स्टेजेस में ग्रीफ प्रोसेस को कुबलर रॉस द्वारा दर्शाया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग स्टेप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg है तो इसका पल्स प्रेशर कितना होना चाहिए? Please calculate and give your answer. Options are 50, 140, 90, none of the above. The right answer is option A, it is 50 mm of Hg. जब भी हमें किसी भी सिचुएशन में पेशेंट में पल्स प्रेशर कैलकुलेट करना होता है तो हमेशा याद रखिएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था 140 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर था 90 mm ऑफ Hg। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यही पल्स प्रेशर है, 50 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल्स टू पल्स प्रेशर। PP इक्वल्स SBP माइनस DBP। PP इक्वल्स SBP माइनस DBP। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर इज, पोर्टल वीनस प्रेशर आपको बताना है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। The right answer is option A, 5 to 10 mm of Hg. Portal venous pressure means the pressure into the hepatic portal vein। हमारे लीवर में जो पोर्टल वेन्स पाई जाती हैं उनके अंदर कितना प्रेशर है, इसे ही हम पोर्टल वीनस प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसकी यदि नॉर्मल वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 5 to 10 mm ऑफ Hg, 5 से 10 mm ऑफ Hg। और अगर ये प्रेशर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो इसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और पोर्टल हाइपरटेंशन होने पर इसोफेगस में ब्लीडिंग देखी जाती है, जो कि इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन विच हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। घाव को भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ए, सी, ई, के। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं और ये खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन है जो कि वुंड हीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा विटामिन सी इंटेस्टाइन्स में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ई को हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण करवाता है जिससे कि ब्लीडिंग होने की संभावना कम रहती है। विटामिन ए आइज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट्स विथ लीवर प्रॉब्लम्स डेवलप एडिमा बिकॉज ऑफ। जिन पेशेंट्स को लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें एडिमा क्यों डेवलप हो जाता है? ऑप्शंस आर ऑनकोटिक प्रेशर कम होने के कारण, नेक्स्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के कारण, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण। The right answer is option A, fall in oncotic pressure। ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने के कारण। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनकोटिक प्रेशर। ड्यू टू फॉल इन ऑनकोटिक प्रेशर एडिमा अकर्स इन पेशेंट विथ लीवर प्रॉब्लम्स। हमने कल की क्लास में भी इस बात को डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी में सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, और ये एल्ब्यूमिन जो है लीवर में बनता है। अगर किसी पर्सन के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए तो उसकी बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाती है। एल्ब्यूमिन का काम है कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को बांध कर रखना। अगर एल्ब्यूमिन ना हो तो ये सारा फ्लूइड ब्लड वेसल से निकल कर टिश्यूज़ के बीच आकर इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण पर्सन की बॉडी पर स्वेलिंग या एडिमा डेवलप हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट डेवलप्स चिल्स, टेम्परेचर एंड डिस्पनिया। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन बाय द नर्स। किसी पेशेंट को आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे थे, अचानक से उस पेशेंट को ठंड लगने लगी, कपकपी होने लगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स सबसे पहला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, डॉक्टर को तुरंत बुलाएं।
एड्रेनलिन की एक डोज दें, ब्लड ट्रांसफ्यूशन को रोक दें या फिर ब्लड बैंक में कॉल करें, सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक्सीलेंट गाइस, ऑल आर करेक्ट। स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूशन। देखिएगा, जब भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो शुरुआती 15 मिनट में ब्लड को बिल्कुल स्लो ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, ताकि पेशेंट में कोई भी एबनॉर्मल रिएक्शन हो तो हम उसे हैंडल कर सकें। मान लीजिए आपने ब्लड चढ़ाया और पेशेंट में ये सभी सिम्टम्स, चिल्स, डिस्पनिया, टेम्परेचर, बैकएक होने लगे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इस पर्सन को ट्रांसफ्यूशनल रिएक्शन हो रही है। और इस सिचुएशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हमेशा रहेगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन चल रहा है आप उसे तुरंत रोक देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूशन को रोक देना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज। गैस्ट्रिक कैंसर का कारण क्या हो सकता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। एच पाइलोरी, एसिडिक नेचर, लेस पेरिस्टालसिस, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। अगर किसी पेशेंट को इसका इन्फेक्शन होता है तो उसमें पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं। अगर इन पेप्टिक अल्सर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट ना किया जाए तो इससे गैस्ट्रिक कैंसर होने की संभावना रहती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।